मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो ये नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी उसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहली है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरी है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य। क्षेमेंद्र कृति वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सारित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्टा पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विज सर्भ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्ति की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। कहा है यूनानी लेखकों ने। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वारा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था।
बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी और ये 3 वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर से सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजीं। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनामप्रिय या देवनामप्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और आगे है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कि कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया और उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख में ये चीज़ मेंशन है, संबोधित बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि ये पहले लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, सारनाथ, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की, 10 वर्ष के बाद बोधगया की यात्रा की और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिलास्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा और तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, 5वां धौली, 6वां जौगढ़ और इरागुडी तथा 8वां सौपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख
मिला है। तक्षशिला से आरमेक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है और शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा में लिखा अभिलेख मिला है और लंघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वावाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। डॉक्टर भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पीपर हवा, सोहगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप और नोरिस लेसेन कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मास्की, नेत्तूर और उडेगोलम लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। और आगे है भाब्रू यानी कि बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध है के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकंड और थियोस सीरिया का शासक था। तुरमय या तुरमाय जो हैं ये टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। ये अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग जो कि साइरिन का शासक था। अलेक्जेंडर एपाइरिस या एपीरस का राजा था। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में हुई है। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है।
उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में हैं। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। पहला धर्मस्थयी और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थयी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर, मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, और उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुर मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक और 7वां मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम उल्लिखित हैं। प्रांत और राजधानियाँ। तो पहला है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरठ उज्जैनी राजधानी थी। कलिंग की तोसली थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। भाग या बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग या बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों को देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासन था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पणयाध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष या सुनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापेखाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय फॉलन क्षत्रियास का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। और आगे है
स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। अब इनसे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। दूसरा प्रश्न, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये है पहला चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो ये मौर्य राजवंश है। ऑप्शन बी। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। ऑप्शन सी। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सिंड्रोकोट्स कहा गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ऑप्शन ए। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सिंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 6, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो ये विलियम जोन्स ने की है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये है जस्टिन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के? ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी।
ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विज द्विज शर्भ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो वो आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा के संबंध में है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो वो है मित्र। ऑप्शन सी। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उनकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी कि आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्याम भी है, यानी कि उसका विनाश अवश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये गलत है यहाँ पे। तीसरा, पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन 1 और 2। अर्थशास्त्र के अनुसार तीसरे अधिकरण में 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता था। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये बी, बिंदुसार के शासनकाल में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस यानी डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। ऑप्शन ए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा
वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, ऑप्शन सी। बिहार में पटना पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन तथा तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ऑप्शन डी। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन सी। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 25, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 26, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसे चंद्रगुप्त ने हराया था, ऑप्शन डी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्व भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, दिया गया मानचित्र संबंधित है। तो ये मानचित्र है भारत का और इसमें कुछ शेडेड एरियाज हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। ये है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक, अशोक से संबंधित है और इसके शासनकाल के अंतिम समय तक। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट और आखिरी का असम का एरिया और आखिरी का दक्षिण का एरिया छोड़कर बाकी सब कुछ अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये है अशोक, ऑप्शन ए। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को
ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता, करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका ऑप्शन सी। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत एवं सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख हैं ये। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने? ऑप्शन ए। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाईं तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय और औषधि बागों का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि। ऑप्शन सी। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय यानी कि देवनाम प्रिय, देवाना प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये है दीपवंश और महावंश, दूसरे और तीसरे ऑप्शन बी से। श्रृंखली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्से नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे अशोक और बिंदुसार। अशोक और दशरथ, अशोक और उनका पौत्र दशरथ, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। मौर्य शासकों अशोक और उनका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता था। क्वेश्चन नंबर 37, रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी, ऑप्शन बी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 38, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो ये व्यापारियों के काफिले को कहते हैं, ऑप्शन बी। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को सार्थवाह की संख्या दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य कृत्य अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये है अग्रहारिक। अग्रहारिक भार नहीं था, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक भाग थे। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं
पहला युक्त, ये जिले का अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे, जो कि पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 40, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये सांची का है, ऑप्शन सी। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची और भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसे अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था काकड़ाम, ऑप्शन ए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार इसे महावंश में चैतीय स्तूप का दूसरा नाम गिरी भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम, काकनाड़, महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र और मोदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धगोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थान और स्मारक भग्नावशेष, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौशाम्बी घोषित राम मठ कुशीनगर में है। रानाभर स्तूप सारनाथ में है। धमेक स्तूप श्रावस्ती में है। सहेत महेत। क्वेश्चन नंबर 46, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। हम सीधा इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राओं को रोक दिया और उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, यानी कि 8वें शिलालेख में ये बात मेंशन है, संबोधि बोध गया गए तथा 20 वर्ष बाद रुमिनदेई अभिलेख में ये चीज़ मेंशन है कि रुमिनदेई गया और उसकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक के धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि पहले वो लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। इस प्रकार क्रमबद्ध विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। ऑप्शन बी। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख।
शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी और चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा जौगढ़ और सातवां एरागुडी और आठवां सौपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो ये है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 49, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये प्राकृतिक भाषा में थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो यह है पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन ए। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन प्रथम पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेपे ने पढ़ा था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेपे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसे जेम्स प्रिंसेपे ने पढ़ा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेपे। क्वेश्चन नंबर 55, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेपे ने किया था, ऑप्शन बी, यानी कि डिकोड किया था उसे। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों यानी कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शरेकुना की लिपि अरमाइक और यूनानी है, आरमेइक और यूनानी है शरेकुना की। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 57, वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर, ऑप्शन बी। पाक अशोक ब्राह्मी यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सौहगोरा और महास्थान। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसिपे 1835 ईस्वी में, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी में और लेसन 1838 ईस्वी में आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो ये थी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, ऑप्शन डी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते हैं? तो वह है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 62, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, अशोक।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यहाँ पे है पहला, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शैफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो ये गलत है, ऑप्शन डी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये है कंगनहली, ऑप्शन ए। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राणियों अशोक, राजा अशोक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये है मास्की, ऑप्शन डी मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो ये है मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये गुर्जरा अभिलेख में हुआ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से? ऑप्शन ए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया। भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 69, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, ऑप्शन बी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी। भाब्रू यानी कि बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 71, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन सी। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो वो कालसी, ऑप्शन डी में मिली है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग में है अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और स्थान जहाँ पे वह स्थान जिस राज्य में है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख के स्थान और राज्य यहाँ पे दिए हैं। हम सीधा आंसर देखते हैं इसके। विकल्पगत अशोक के शिलालेखों में धौली जो है वो उड़ीसा में है, एर्रागुडी जो आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ जो कि उड़ीसा में है और कालसी जो उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो वो 12वां शिलालेख है, ऑप्शन ए। को अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में रॉक एडिक्ट में है? तो वो 13वें में है, ऑप्शन डी शिलालेख 13वां। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने
कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 76 कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 किस अभिलेख में कलिंग विजय वर्णन है? तो ये है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ऑप्शन डी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ले जाए गई जिन प्रतिमाओं को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ध्यातव्य है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 78 अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह है शिलालेख 12वां। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला प्रश्न है 79 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह अशोक ने कहा था। ऑप्शन ए। प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में उद्धृत हैं। क्वेश्चन नंबर 80 अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां। ऑप्शन सी। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीयपुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो यह है सातवाहन का। चोल, सतीयपुत्र और पांड्य का है लेकिन सातवाहन का नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82 टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। ऑप्शन बी। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे जिनमें एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक था, तुर्मै या तुर्माय टालमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, अंतकिनी एंटिगोनस या गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग साइरिन का शासक था तथा अलेक्जेंडर एपीरस का राजा प्रमुख हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 83 अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये मौर्य के थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए ऑप्शन ई। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है अपा सिन्वे बहु कयाने दयादाने सचे सोचये मादये साधुवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ई है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो ये है स्तंभ अभिलेख 5वां। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी
मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया: तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ, अस्थि रहित मछलियाँ, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों, अन्य किसी काम न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें और 14वें और 15वें दिन, कृष्ण और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सूअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। कृष्ण और पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमाओं को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन ए। गोरखपुर जिले में प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। क्वेश्चन नंबर 88, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 89, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो इसका आंसर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अतः कथन ए सही है जबकि आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ऑप्शन सी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 91, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यह है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन डी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक और 7वां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्यकाल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। क्वेश्चन नंबर 94, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो उसने 6 श्रेणियों में विभाजित किया था, ऑप्शन डी। 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता
नहीं थी, तो ये है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, तो ये मृत्युदंड था, ऑप्शन ए। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है इंडिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन बी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है इंडिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101। इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102। इंडिका का लेखक कौन था, तो ये मेगास्थनीज है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिका का लेखक अगेन मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 104। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था ACD संस्कृति कला साहित्य, प्रांतीय विभाजन और उसके बाद हिंदू कुश तक साम्राज्य। सोने के सिक्के उन्होंने नहीं किए थे। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति कला साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सौपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, उत्तरापथ, अवंती रठ और कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद, यवन, इंडो ग्रीक शासकों को है, अतः मौर्य नरेशों के संबंध में कथन ACD सत्य है। क्वेश्चन नंबर 106। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत, ऑप्शन बी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 107। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो वो सीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा आकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 108। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि से भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाले आय को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 109। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो ये है समाहर्ता, ऑप्शन ए। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का
प्रशासक था। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमाप का प्रभारी था? तो ये है पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन ए, मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौलमाप, वेट और मेजर्स का प्रभारी था। पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग या सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 111, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह मार्ग निर्माण क्षेत्र से संबंधित थे। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। विकल्प सी मतलब मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 112, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, जो कि सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। ऑप्शन बी। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। सूचियाँ दी गई हैं अधिकारी और उनके कार्य, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। हम सीधा उत्तर देते हैं इसका। अधिकारी है तलार, इसका कार्य है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। क्वेश्चन नंबर 115, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। तो यहाँ पे है धर्मस्थयी और कंटक शोधन, ये 2 न्याय अस्तित्व में थे। दूसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थयी और कंटक शोधन। धर्मस्थयी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का था। ऑप्शन डी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। क्वेश्चन नंबर 117, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये द्रविड़ों ने किया था। ऑप्शन बी। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी कि चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। क्वेश्चन नंबर 118, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो ये था अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी।
इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बांध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबिट्स हैं? तो ये मनुस्मृति में है, ऑप्शन बी। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, जो विधुर हो, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रियों फैलन क्षत्रियास का सामाजिक स्तर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं। इनका कालानुक्रम हमें बताना है। सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी और चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्सिंग 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया चीनी यात्री था। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसको। इसका ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसोंग और लास्ट में आए थे इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं और उनके शासक हैं और उनके नाम दिए हुए हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, फिर हम सीधा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स भी कहते हैं, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, अशोक को प्रियदर्शी भी कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 123, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है ये चुनना है। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यह कथन सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। आंध्र के कर्णव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था, ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायुपुराण के अनुसार अंतिम कर्णव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 125, मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर। मौर्य काल में प्रणय एक आपातकालीन कर था। क्वेश्चन नंबर 126, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो इसका उत्तर है यहाँ पे बी, यानी कि 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ईस्वी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूँकि रुद्रदामन का यह कार्य 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व में शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 127,
जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया है वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए। 128 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वो है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ यानी कि गिरनार से शक संवत 72-150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। क्वेश्चन नंबर 130 बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछा गया है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने के उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, डी यहाँ पे गलत है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्यकाल 321-184 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 131 मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से संकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम से प्राप्त हुई है, ऑप्शन डी। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक बार आप इसे देख लीजिए। हम इसे सीधा उत्तर में देखते हैं। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। सारनाथ होगा मतलब जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ में है। तो यहाँ पे लोथल जो है वो एंशिएंट डॉकयार्ड है, सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सही है। राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक नहीं, यहाँ पे भी सारनाथ होगा। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है।